हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उत्थान साइंस एकेडमी। मेरा नाम मुकेश कुमार है। मैं आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को टीच करवाने वाला हूं। तो यहाँ पे हम बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं नीट प्रिपरेशंस, और सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डीपली यहाँ पे डिस्कस करेंगे और बिल्कुल बेसिक से आगे हम बढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कुछ ज़रूरी बातें हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, यानी कि मेनली ये चलेगा पार्ट अपना नोमेनक्लेचर का। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें कि हिंदी मीडियम के लिए क्लास होगी। कार्बनिक जो शब्द था ये सबसे पहले किसने दिया? कार्बनिक शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा यूज किया गया था? ये था साइंटिस्ट बर्जीलियस। दूसरा, कार्बनिक रसायन के अगर हम जनक के बारे में बात करें तो वो भी सेम रहेगा, बर्जीलियस। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब इसके बाद में स्टार्ट होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक विज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है जिसमें कार्बन और कार्बन के यौगिकों का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो हम आगे इसकी डेफिनेशंस को नहीं लिखेंगे, हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट रूल को कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे जैसे नई नई डिस्कवरी होती गई तो नए नए रूल्स हैं वो बनते गए। तो सबसे पहला जो रूल था वो रूल दिया गया था बर्जीलियस के द्वारा। तो इन्होंने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को केवल मिस्टीरियस पावर ही बना सकती है, यानी कि एक ऐसी जैविक शक्ति होती है जिसके द्वारा ही ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण संभव है। इसके अलावा हम किसी भी मेथड के थ्रू हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को फॉर्मेशन नहीं कर सकते। और उस सिद्धांत का नाम दिया गया था जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत, वाइटल फोर्स थ्योरी, वीएफटी आप बोल सकते हैं। क्लियर? इस सिद्धांत के अनुसार हम कह सकते हैं कि कार्बनिक, इस सिद्धांत के अनुसार कार्बनिक यौगिकों का निर्माण, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल जैव शक्ति द्वारा संभव है। जैव शक्ति यानी कि एक मिस्टीरियस पावर, एक गुप्त शक्ति बोल सकते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा ही कार्बनिक यौगिकों का निर्माण संभव है। इनका निर्माण प्रयोगशाला, लैबोरेटरी मेथड में नहीं होगा, प्रयोगशाला में संभव नहीं है। ये जनरल लैंग्वेज है, स्टेटमेंट होगा इस वीएफटी का। और आगे हम थोड़ा बहुत लिख भी सकते हैं कि जो जैव शक्ति होती है, जो मिस्टीरियस जो पावर है वो केवल सजीवों में ही पाई जाती है, जैसे पेड़ पौधे बोल सकते हैं या फिर जीव बोल सकते हैं। क्लियर? इसके बाद में एक नए साइंटिस्ट आते हैं कुछ समय बाद, वोलर साइंटिस्ट, जो जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन कर देते हैं, यानी कि इसको बिल्कुल ही तोड़ के रख देते हैं। इस पूरी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी परिभाषा को ही बदल देते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा मिस्टीरियस पावर, ऐसी जैव शक्ति है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है जो हम कहें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो निर्माण है केवल जैव शक्ति द्वारा ही संभव है। इनको हम निर्जीव से, यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड के थ्रू हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। तो सिद्धांत को बोलते हैं वोलर सिंथेसिस, और जिससे हमने यूरिया का फॉर्मेशन किया। तो नया स्टेप, हम नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, एक बार आप इसे नोट कर सकते हैं। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि
प्रथम कार्बनिक यौगिक जिसका निर्माण प्रयोगशाला में किया गया था और किस साइंटिस्ट के द्वारा ये निर्माण संभव हुआ था। तो वोलर साइंटिस्ट थे जिन्होंने यूरिया का फॉर्मेशन किया था। ठीक है, तो आप लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, प्रथम कार्बनिक यौगिक जिसका निर्माण प्रयोगशाला में हुआ वो होगा यूरिया। दूसरा पॉइंट ऐसा भी बोला जा सकता है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक जिसका निर्माण एक अकार्बनिक यौगिक से हुआ, यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया गया था। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, प्रथम कार्बनिक यौगिक जिसका निर्माण एक अकार्बनिक यौगिक से हुआ, तो भी हम क्या लिखेंगे, यूरिया। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट है एक ऐसा प्रथम कार्बनिक यौगिक जिसका निर्माण केवल उसी के तत्वों के द्वारा किया गया था, वो था एसिटिक एसिड। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट चेंज हो जाता है अपना और जिसमें आएगा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड बाय कॉल्बे मेथड्स। तो इसमें लिखेंगे आप प्रथम कार्बनिक यौगिक जिसका निर्माण उसी के तत्वों से हुआ। क्लियर, वो रहेगा आपका एसिटिक एसिड। और प्रथम कार्बनिक यौगिक जिसका निर्माण प्रयोगशाला में हुआ और एक अकार्बनिक यौगिक से हुआ, वो आपका आंसर होगा यूरिया, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। क्लियर, एक एमाइड कंपाउंड है, आप इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट अपना जनरल कुछ बातें होने के बाद में अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्लासिफाइड करेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो दो तरीके से यहाँ पे क्लासिफाइड होते हैं। पहला आपका वे रहता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पे कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। और दूसरा मेथड रहता है ऑन द बेसिस ऑफ होमोलोगस सीरीज, फंक्शनल ग्रुप। आप इस तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्रियात्मक समूह के आधार पे या फिर समजात श्रेणी के आधार पे कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। तो दोनों पॉइंट आप लिख लेते हैं, फिर एक पॉइंट को लेके हम आगे बढ़ेंगे। नंबर 1, पहला पॉइंट रहेगा संरचना के आधार पर, और दूसरा पॉइंट रहेगा समजात श्रेणी, या फिर आप लिख सकते हैं क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह के आधार पर। देखो बच्चों, ये जो क्लास चल रही है ये एक केवल बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। वो बच्चे जो फ्रेशर बच्चे हैं, जो स्टार्टअप कर रहे हैं, 11th क्लास में अभी आए हैं, 10th पास आउट होके, या फिर जो प्रमोटेड हुए हैं। ठीक है, तो जो बच्चे फ्रेशर नहीं हैं, जो पढ़ चुके हैं, वो अदर बैच ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो इंटरेस्टेड है वो इस चीज़ को देख सकते हैं।
ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे, संरचना के आधार पे कार्बनिक यौगिकों को कैसे हम क्लासिफाइड करेंगे, और एक चार्ट सा बनाएंगे, फिर उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला पॉइंट हम ले लेते हैं, संरचना के आधार पे कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो संरचना के आधार पे कार्बनिक यौगिकों को दो पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं। कार्बनिक यौगिकों को संरचना के आधार पे दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से पार्ट हैं? नंबर 1, पहला पार्ट आता है ओपन चेन कंपाउंड, जिसे हम बोल सकते हैं खुली श्रृंखला युक्त यौगिक। खुली श्रृंखला युक्त यौगिक, ठीक है, विवर्त श्रृंखला वाले। ठीक है, ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट अपना पार्ट आता है क्लोज चेन कंपाउंड, जिसमें आप बोल सकते हैं संवृत बोल सकते हैं, या फिर बंद श्रृंखला युक्त, बंद श्रृंखला युक्त यौगिक, या वल्य युक्त, या फिर लिख सकते हैं वल्य यौगिक, रिंग कंपाउंड। ठीक है ना, क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स, इन दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अब छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ओपन चेन कंपाउंड कौन से होते हैं और क्लोज चेन कंपाउंड कौन से होते हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू देखिए, आपके पास मान लीजिए इस तरीके का एग्जांपल हो, कार्बन 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 एंड कार्बन। 10th स्टैंडर्ड लेवल पे आप पढ़े हो, जैसे CH3 CH2 CH2 एंड CH3। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को अटैच करना चाहो तो कर सकते हैं, CH3 CH2 CH2 एंड CH3। अब ये जो कार्बन है, ये वाले, एक ये वाला कार्बन और एक ये वाला कार्बन, आप इसमें नंबरिंग भी कर सकते हैं, जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर। 1 नंबर कार्बन C1 और C4 नंबर कार्बन, इन दोनों कार्बन को बोलते हैं टर्मिनल कार्बन, सिरे वाले कार्बन परमाणु। ठीक है ना, टर्मिनल कार्बन एटम, सिरे वाले कार्बन परमाणु। ओके डियर, अब देखिए, अगर आपको कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड में या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, उनमें इस तरीके से स्ट्रक्चर मिले जिसमें आपके पास जो टर्मिनल जो कार्बन है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड ना हो, यानी कि वो जॉइंट ना हो, अगर ये ऐसी कंडीशन में है तो इस तरीके के कंपाउंड को हम बोलते हैं ओपन चेन कंपाउंड, खुली श्रृंखला युक्त यौगिक। जैसे इसका हम नाम लिखें तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। तो ब्यूटेन में क्या होता है, जो टर्मिनल जो कार्बन होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होते। इन दिस कंपाउंड द टर्मिनल कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड टू आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर। ओके, नेक्स्ट हम बात करें बंद श्रृंखला युक्त यौगिक। एक कंपाउंड ले लेते हैं जिसमें हम देख सकते हैं जैसे CH2 एंड CH2, या फिर आप इसको इस तरीके से भी स्ट्रक्चर में शो कर सकते हैं। तो ये जो कंपाउंड है, इनमें आप देख सकते हैं कि जो CH2 ग्रुप है, जो तीनों ग्रुप जो नजर आ रहे हैं, जिसमें टर्मिनल कार्बन है, जो पहला जो कार्बन है वो तीनों एक जैसे इसको नेम दें 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबरिंग दें, तो 1 नंबर और 3 नंबर जो कार्बन है वो एक दूसरे के साथ क्या है, अटैच है। तो इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो यौगिक होंगे, उसमें टर्मिनल जो कार्बन है, इन टर्मिनल कार्बन जो होंगे वो आपको कनेक्टेड मिलेंगे। क्लियर? तो इन दिस कंपाउंड द टर्मिनल कार्बन एटम्स आर अटैच्ड टू ईच अदर या कनेक्टेड टू ईच अदर। ओके, तो ये हो जाएगा आपका साइक्लोप्रोपेन। मैं राइट? क्लियर है? तो आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करने वाले हैं, इनमें एक शॉर्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्या क्या लिखेंगे देखिए, जैसे आप बात करें बंद श्रृंखला युक्त यौगिक में, तो आप यहां लिखेंगे सिरे वाले कार्बन परमाणु आपस में जुड़े हों। देखो सिंपली आपको इसको समझना है, लिखने को तो आप पूरा भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सिरे वाले
कार्बन परमाणु स्वतंत्र हो, यानी कि आपस में जुड़े हुए ना हो। इन दिस कंपाउंड जो कार्बन एटम, टर्मिनल कार्बन एटम्स आर नॉट अटैच्ड टू ईच अदर एंड आर अटैच्ड टू ईच अदर। ओके, एक एक आप एग्जांपल्स देना चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे हम एग्जांपल दे सकते हैं, साइक्लोप्रोपेन का दे सकते हैं, साइक्लोब्यूटेन का आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे साइक्लिक नहीं आएंगे, यहाँ पे आएंगे ओपन चेन, हम सॉरी, CH3 CH2 एंड CH3 दे सकते हैं प्रोपेन का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं साइक्लोब्यूटेन का आप दे सकते हैं एग्जांपल, आप साइक्लोप्रोपेन का एग्जांपल दे सकते हैं, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, इस तरीके के एग्जांपल्स यहाँ पे आ सकते हैं, ऑक्सीरेन, बेंजीन वगैरह। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं खुली श्रृंखला युक्त यौगिक को आगे क्लासीफाइड करते हैं। तो इनको हम क्लासीफाइड करते हैं 3 टाइप से, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अगर हम थोड़ा सा और डीपली स्टडी करें तो हम कहेंगे कि जो ओपन चेन कंपाउंड है उनको 2 कैटेगरी, सब कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड का मीनिंग होता है संतृप्त यौगिक, ठीक है। तो ओपन चेन कंपाउंड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, और दोनों पार्ट कौन कौन से होंगे? पहला पार्ट हम लिख सकते हैं असंतृप्त यौगिक, ठीक है। और यहां पे हम पार्ट कर सकते हैं संतृप्त यौगिक। क्लियर है? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड ये आ जाएगा सैचुरेटेड कंपाउंड, और यहां पे हम कर सकते हैं अनसैचुरेटेड। ओके डियर, अब देखिए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या डिफरेंस है, एक एग्जांपल के थ्रू हम इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संतृप्त यौगिक में सैचुरेटेड कंपाउंड की बात करें तो सैचुरेटेड कंपाउंड में क्या होता है, जैसे एग्जांपल है, जैसे कार्बन में CH3 CH2 एंड CH3। ओके, दूसरा एग्जांपल्स हम ले लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एंड CH। अब इन तीनों एग्जांपल्स को देखिए, ठीक है। इसका नाम हम लिख लेते हैं प्रोपेन, सेकेंड वाले का नाम है प्रोपीन, और इसका नाम है प्रोपाइन। ओके, अब यहां देखिए इस कंपाउंड में जितने भी कार्बन एटम है, इस कंपाउंड के अंदर बात करें जितने भी कार्बन एटम है वो सारे के सारे कार्बन परमाणु एक दूसरे के साथ अटैच हैं, वो सिंगल बॉन्ड के साथ है, ठीक है। इन दिस कंपाउंड्स द ऑल कार्बन एटम्स आर अटैच विद सिंगल बॉन्डेड। तो सारे के जो कार्बन है वो आपको कैसे नजर आ रहे हैं? सिंगल बॉन्डेड कार्बन होते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे जो सिंगल बॉन्डेड वाले कार्बन होंगे, यानी कि कंपाउंड के अंदर जितने भी कार्बन एटम है, केवल कार्बन एटम की बात कर रहा हूँ, कार्बन अगर सिंगल बॉन्डेड होंगे तो वो आपको कंपाउंड होंगे, वो संतृप्त यौगिक होंगे। क्लियर है? असंतृप्त यौगिक में हम क्या करेंगे, कार्बन और कार्बन अगर सिंगल, एक भी डबल बॉन्ड अगर आपको नजर आता है कंपाउंड के अंदर, या फिर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड नजर आता है, एक डबल बॉन्ड नजर आए या फिर आपको ट्रिपल बॉन्ड नजर आए, तो वो हो जाएंगे असंतृप्त यौगिक, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्लियर? तो आपके पास सैचुरेटेड कंपाउंड होंगे, वो कौन से होंगे? आपके पास एल्केन होंगे, और अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में कौन कौन आ जाएंगे? एल्कीन आ जाएगा और एल्काइन आ जाएगा। ठीक है, तो आप इनको भी आगे डिवाइड करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आप डायरेक्ट एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हो एल्कीन का, और यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाएगा आपके पास एल्काइन का। ठीक है, और यहां पे आप एग्जांपल लिख सकते हो एल्कीन। क्लियर? एल्काइंस। नेक्स्ट देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं बंध श्रृंखला युक्त यौगिकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशंस ऑफ क्लोज चेन कंपाउंड। इन कंपाउंड को हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट पे। नंबर 1 होमोसाइक्लिक कंपाउंड, और नंबर 2 हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रो भी आप बोल सकते हैं। पहला आ जाएगा होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को बोलते हैं समचक्रीय यौगिक, सम में समान होता है, समचक्रीय यौगिक। और दूसरा आपके पास आ जाएगा हेट्रो।
साइक्लिक कंपाउंड्स, विषम चक्रीय यौगिक, विषम चक्रीय यौगिक। अब यहां देखिए समचक्रीय यौगिक और विषम चक्रीय यौगिक में क्या डिफरेंस होता है, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं आप साइक्लोब्यूटेन का, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं साइक्लोहेक्सेन का, और तीसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं बेंजीन का। एक एग्जाम्पल आप ले रहे हैं ऑक्सीरेन का, ठीक है। एक आप ले लेते हैं फ्यूरेन टाइप का कंपाउंड, ठीक है। अब इन कंपाउंड्स को देखिए, इन पांचों कंपाउंड में कुछ आपको डिफरेंट मिलेगा। अब यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन की बात करें, साइक्लोहेक्सेन की बात करें या बेंजीन रिंग की बात करें, तो इन कंपाउंड में, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो आप प्रिंसिपल चेन की बात करते हैं, मुख्य कार्बन श्रृंखला की जब बात करते हैं, उनमें जो कार्बन होते हैं केवल आपको कार्बन एटम ही मिलेंगे, यानी कि मेन जो प्रिंसिपल चेन होती है उसमें केवल कार्बन परमाणु ही आपको मिलेंगे। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे इस तरीके का अगर आपके पास एग्जाम्पल हो, इसमें हम बात करते हैं CHO ग्रुप आप ऐड कर देते हैं, तो मेन जो प्रिंसिपल चेन होती है वो मेन प्रिंसिपल चेन ये है, क्लियर है। ये साइड चेन की फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ साइड चेन में आपके पास एक हेट्रो आपके पास एटम मिल जाता है, वो ऑक्सीजन है, तो लेकिन आप इसको इंक्लूड जो करेंगे वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में नहीं कर सकते, क्योंकि मेन प्रिंसिपल चेन में अगर कार्बन के अलावा कोई एक एटम आता है, जैसे ऑक्सीजन हो गया या फिर आप नाइट्रोजन, जैसे आप ले सकते हैं पिरिडिन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसमें आप बेंजीन में यहाँ पे नाइट्रोजन ऐड कर सकते हैं, क्लियर। तो ये अगर मेन प्रिंसिपल चेन में अगर हेट्रो एटम अगर प्रेजेंट होता है तो वो कंपाउंड्स होंगे विषम चक्रीय यौगिक, और समचक्रीय यौगिक के अंदर जो मेन प्रिंसिपल चेन होती है उसमें केवल कार्बन एटम्स ही प्रेजेंट होंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं रिंग फॉर्म्ड बाय ओनली कार्बन एटम, और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में आप लिख सकते हैं रिंग फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड हेट्रो एटम, क्लियर। समचक्रीय वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनकी मुख्य कार्बन श्रृंखला में केवल और केवल कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं, और विषम चक्रीय यौगिक जो होंगे वो ऐसे कार्बनिक यौगिक होंगे जिसमें कार्बन के अलावा, कार्बन तो होगा ही, कार्बन के अलावा कुछ विषम परमाणु भी उपस्थित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए ऑक्सीरेन, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन भी बात कर सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, क्लियर है। तो एग्जाम्पल्स हो गए, कुछ पॉइंट हम यहाँ पे लिख देते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे समचक्रीय यौगिक में, तो रिंग फॉर्म्ड बाय ओनली कार्बन एटम, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकते हैं रिंग फॉर्म्ड बाय कार्बन प्लस हेट्रो एटम, लाइक एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एक्सेट्रा, क्लियर है। तो ये रहेंगे कि अगर रिंग के अंदर आपके पास हेट्रो एटम प्रेजेंट है रिंग में, तो वो आ जाएंगे आपके पास विषम चक्रीय यौगिक, और वो साइक्लिक कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन एटम हो प्रिंसिपल चेन में, वो आपके पास हो जाएंगे समचक्रीय यौगिक, क्लियर। अब इन दोनों पार्ट को आगे फिर सब पार्ट पे क्लासिफाइड करते हैं, वो दो पार्ट हो जाएंगे। कैसे, जैसे हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड की बात करें तो इनको एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसको हम पहले एक प्रीफिक्स के फॉर्म में नेम रख सकते हैं। जैसे हम बात करें कुछ इस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। नंबर 1 हम बात करें होमोसाइक्लिक कंपाउंड की, तो आप यूज कर सकते हैं होमो एलिसाइक्लिक कंपाउंड, होमो एलिसाइक्लिक कंपाउंड, और यहाँ पे कर सकते हैं होमो एरोमेटिक कंपाउंड, होमो एरोमेटिक कंपाउंड, क्लियर है। इस तरीके से हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा हेट्रो एलिसाइक्लिक कंपाउंड, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो नेम वही रहेगा, यहाँ पे आप लिखेंगे सम एलिसाइक्लिक यौगिक, सम एरोमेटिक यौगिक, विषम एलिसाइक्लिक यौगिक और विषम एरोमेटिक यौगिक, क्लियर है।
अब देखिए एलिसाइक्लिक कंपाउंड किस तरीके के होते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड जैसे हमने लिखा था साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोपेंटेन है, कुछ इस तरीके के जो कंपाउंड है साइक्लोहेक्सेन है, जिनकी मुख्य कार्बन श्रृंखला के अंदर केवल कार्बन हो और उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो एल्केन के जैसी प्रॉपर्टी, एलिफेटिक यौगिकों जैसी प्रॉपर्टी होगी, उनको हम बोलेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो इनके कुछ एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं, जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन एक्सेट्रा। और होमो एरोमेटिक कंपाउंड में आप एग्जाम्पल दे सकते हैं बेंजीन का ले सकते हैं, और इट्स डेरिवेटिव भी आप कर सकते हैं जिसमें आपके पास केवल रिंग के अंदर कार्बन होना चाहिए। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड में ये तो बेंजीन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। और हेट्रो एलिसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर जैसे हम बात करें, यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन है, इसमें एक ही कार्बन को अगर हम हटा देते हैं, जैसे ऑक्सीजन आप अटैच कर देते हैं तो ये ऑक्सीरेन बन जाता है। ठीक है ना, इस ऑक्सीरेन को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये एक एरोमेटिक कंपाउंड नहीं, एक साइक्लिक कंपाउंड है जिसके अंदर एक हेट्रो एटम प्रेजेंट है, तो आप ले सकते हैं हेट्रो एलिसाइक्लिक कंपाउंड। और हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें तो बेंजीन में एक नाइट्रोजन कार्बन को नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दीजिए, पिरिडिन आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्लियर है, इस तरीके से आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास एग्जांपल्स होंगे कुछ एरोमेटिक कंपाउंड के, हेट्रो एरोमेटिक और होमो एरोमेटिक के, और हेट्रो एलिसाइक्लिक कंपाउंड और होमो एलिसाइक्लिक कंपाउंड के। ओके, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक पे। चलिए अब आगे हम बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड की हम बात करते हैं। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड का आगे एक छोटा सा पार्ट और डिस्कस करते हैं जिसमें हम क्लासिफिकेशंस की बात करेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड को दो पार्ट में हम क्लासिफाइड करते हैं, नंबर 1 बेंजेनॉइड कंपाउंड और नंबर 2 नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड। और इससे क्लासिफिकेशंस के बाद में हम बात करेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Aromatic compound. Aromatic compounds can be classified into two parts. Number 1, benzenoid and non-benzenoid. बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड। बेंजेनॉइड वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है, वो एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें कम से कम एक बेंजीन वलय उपस्थित हो। क्लियर है, वे एरोमेटिक यौगिक जिसमें या जिनमें कम से कम एक बेंजीन वलय उपस्थित हो, जिसमें कम से कम क्या हो, एक बेंजीन रिंग है वो प्रेजेंट होनी चाहिए। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल्स आप ऐसा ले सकते हैं, एंथ्रेसिन का एग्जांपल ले सकते हैं, नेप्थेलिन का एग्जांपल्स ले सकते हैं, कुछ इस तरीके के एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। ठीक है ना, तो एक एग्जांपल ये ले लीजिए, दूसरा आप कुछ इस तरीके का एग्जांपल ले लीजिए जिसमें आपको कम से कम एक बेंजीन वलय मिलनी चाहिए। ठीक है ना, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। तो ये आपके पास बन जाएंगे बेंजेनॉइड कंपाउंड। नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड, नॉन बेंजेनॉइड में क्या लिखेंगे, वे एरोमेटिक यौगिक, वे एरोमेटिक यौगिक जिनमें एक भी बेंजीन वलय उपस्थित न हो। इसमें क्या ना हो, एक भी बेंजीन रिंग ना हो, उन एरोमेटिक कंपाउंड को आप नॉन बेंजेनॉइड बोलेंगे। यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स की बात करें, इस कंपाउंड को आप देख लीजिए,
जो एरोमेटिक हो और जिसमें बेंजीन वाले ना हो उनको हम बोलेंगे नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड। ठीक है, ये साइक्लोपेंटाडाई इनाइल एनाइन है और यहाँ पे टोटल अगर हम बात करें पाई इलेक्ट्रॉन्स की तो आपके पास है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को रूल को फॉलो करता है और ये प्लेनर स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करता है और साइक्लिक कंपाउंड है और पाई इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट रिंग के अंदर डीलोकेलाइजेशंस भी पॉसिबल है। क्लियरली, यानी कि एक हक्कल्स के रूल को फॉलो करता है, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होने के लिए जो रूल है उस रूल को क्या करता है, ये फॉलो करता है। तो यहाँ पे इस कंपाउंड को देख सकते हैं, ये कंपाउंड एक बेंजीन वाले यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक एरोमेटिक कंपाउंड है और एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक और ये कंपाउंड बन जाएगा नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड। क्लियर है, और भी बहुत सारे कंपाउंड भी हो सकते हैं, एजुलिन भी बोल सकते हैं, जिसमें आप एरोमेटिक कंपाउंड में नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड हो जाएगा। ओके, तो एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक पे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हक्कल्स रूल। एरोमेटिक यौगिकों के लिए हक्कल नियम। फॉर एरोमेटिक कंपाउंड्स। ओके, देखिए क्या होता है हक्कल्स रूल एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए। एरोमेटिक जो यौगिक होंगे उनके लिए हक्कल रूल 3 पॉइंट होते हैं हक्कल रूल में, मेन पॉइंट हैं। इन पॉइंट में क्या क्या, पहला पॉइंट क्या है, देखिए पहला पॉइंट ये है कि जो कार्बनिक यौगिक जो हैं, जो कंपाउंड एरोमेटिक के बारे में हम बात करेंगे, वो कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए और साइक्लिक होना चाहिए। यानी कि जो कंपाउंड जो होगा वो रिंग कंपाउंड होना चाहिए, वलय युक्त होना चाहिए और जो उसकी स्ट्रक्चर जो है वो प्लेनर स्ट्रक्चर होनी चाहिए, समतलीय संरचना होनी चाहिए। ठीक है ना, यौगिक क्या हो, कार्बनिक यौगिक चक्रीय यानी कि साइक्लिक एवं प्लेनर यानी कि समतलीय। पहला पॉइंट क्लियर है। एग्जाम्पल्स के बेस पे हम देखें, जैसे कार्बनिक एक साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए और क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। ठीक है, देखिए आप बेंजीन की स्ट्रक्चर को देख लीजिए। बेंजीन कंपाउंड क्या एक प्लेनर कंपाउंड है और इसकी स्ट्रक्चर भी क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ओके, नेक्स्ट देखिए दूसरा कम, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं आप। ये कंपाउंड ले लीजिए, एक कार्बन आयन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नेमिंग अगर देना चाहें, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे पॉजिटिव ना होता तो इसका नेम क्या होता, साइक्लोप्रोपिन होता। तो ये साइक्लोप्रोपिनिल एक कैटाइन है, कार्बोकैटाइन बोल सकते हैं, जिसमें अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकेलाइजेशन है वो पॉसिबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे इसमें, और जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर स्ट्रक्चर है। साइक्लिक कंपाउंड और प्लेनर, केवल एक ही पॉइंट को डिस्कस किया है पहले, तो उतने पे ध्यान देना है। ये जो कंपाउंड है ये क्या एक साइक्लिक कंपाउंड है और प्लेनर स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो जितने भी जो कार्बन परमाणु हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज है। इसके बारे में हम आगे धीरे धीरे हम पढ़ेंगे तो डिस्कस कर लेंगे। ओके, देखिए नेक्स्ट हम बात करें दूसरा पॉइंट, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हों। क्लियर। सेकंड पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए उस कंपाउंड में, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, वेयर n इक्वल्स टू 0 1 2 3, पॉजिटिव होल नंबर बोल सकते हैं। n की वैल्यू अगर 0 हो तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे आपके पास, n की वैल्यू अगर 0 होगी तो 2 आ जाएंगे, अगर 1 होगी तो आपके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर आपके पास n की वैल्यू 2 होती है तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, n की वैल्यू अगर 3 होती है तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड सो ऑन। इस तरीके से आपके पास कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे एग्जांपल के बारे में हम बात करें, बेंजीन रिंग की अगर बात करें तो बेंजीन रिंग में देख लीजिए आपके पास हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, इस रूल को फॉलो करता है। पहले वाले को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर और प्लेनर है, इस रूल को भी फॉलो करता है। क्लियर है। नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें तो इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर हैं और प्लेनर भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड रूल आता है, फाइनल है
हकल्स रूल में थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट ये है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स पूरी रिंग के अंदर घूमने चाहिए, यानी कि उनका डीलोकेलाइजेशन होना चाहिए, वो लोकेलाइज नहीं होने चाहिए, एक ही पोजीशन पे स्थायी नहीं होने चाहिए, वो ऑर्बिटल्स के अंदर घूमने चाहिए। किस तरीके से, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट हम पॉइंट लिखेंगे 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं, या पाई इलेक्ट्रॉन्स का संपूर्ण वलय में डीलोकेलाइजेशन हो, या फिर बोल सकते हैं विस्थानीकरण हो, विस्थानीकृत हो। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का संपूर्ण वलय में विस्थानीकृत हो, का हटा दीजिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स संपूर्ण वलय में विस्थानीकृत हो, या ऑल पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकेलाइज्ड इन complete ring and number of pi electrons 4n+2 pi electrons compound will be cyclic and planar। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब ये तीनों एग्जांपल्स को, सॉरी तीनों जो हमने पॉइंट लिखे इनको देखते हैं। सबसे पहले बेंजीन रिंग पे क्या इसको फॉलो करते हैं क्या? पहले दो रूल तो हम पढ़ चुके हैं, और तीसरा रूल है कि संपूर्ण वलय के अंदर डीलोकेलाइजेशन होना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन्स का। क्लियर है? देख लीजिए, बेंजीन को हम कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन है इसका, यहाँ पे टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम ऐसा समझ लें कि यहाँ पे ये जो बॉन्ड है इसको ब्रेक कर दें, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज ले आएँ और इस तरफ आप नेगेटिव चार्ज, यानी कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स हैं, ये ऑर्बिटल्स एक आपके पास हो जाएगा वैकेंट ऑर्बिटल, और ये ऑर्बिटल आपके पास बन जाएगा फुली फिल्ड ऑर्बिटल। क्लियर है? जैसे ही आगे ये इलेक्ट्रॉन्स है वो दूसरे वाले ऑर्बिटल्स के अंदर जाएंगे, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरफ माइग्रेट कर जाएंगे। इस तरफ माइग्रेट करने से एक नई स्ट्रक्चर जो बनेगी, जो हम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इस तरफ एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, वापस आगे वाला बॉन्ड जब ब्रेक होगा तब ऐसा एक फिनोमिनन है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, फिर ये नेगेटिव चार्ज इस तरफ आएगा, फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये बॉन्ड ब्रेक हो गए, एक नई स्ट्रक्चर जनरेट हो जाएगी। वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगी, डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था। इस तरीके से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, जो डबल बॉन्डेड वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कंप्लीट रिंग के अंदर इस तरीके से रोटेट होते रहेंगे। रोटेट होने का मतलब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन, दूसरी से तीसरी पोजीशन, अपनी पोजीशन को फिक्स नहीं करना ही डीलोकेलाइजेशन होता है। पोजीशन को फिक्स कर लेना वो लोकेलाइज्ड होते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, घूमने चाहिए कंप्लीट रिंग में। और इसका एक सबसे बेस्ट तरीका यही है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स पूरी रिंग के अंदर घूमेंगे। कैसे देखेंगे? अगर हमें इस तरीके का मेथड नहीं आता तो केवल आपको देखना है कॉन्जुगेट सिस्टम, यानी कि अगर आपके पास कुछ ऐसी कंडीशन हो जिसमें डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज हो, डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज हो, या डबल बॉन्ड हो, या डबल बॉन्ड एक लोन पेयर हो, लोन पेयर का मतलब एक नेगेटिव चार्ज की हम बात कर सकते हैं। इस तरीके की अगर कंडीशन मिलती है, वो कॉन्जुगेट सिस्टम में एक एकांतर क्रम आपको मिले, जैसे संयुग्मित अवस्था बोलते हैं उसको, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट सिस्टम। यहाँ देख लीजिए, पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, एक कॉन्जुगेट सिस्टम मिल रहा है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स है वो कंप्लीट रिंग में डीलोकलाइज हो सकते हैं। बेंजीन रिंग की बात करें तो बेंजीन रिंग में भी आप देख सकते हैं जो डबल बॉन्ड होते हैं वो कॉन्जुगेट सिस्टम में आपको मिलेंगे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। क्लियर है? इस तरीके का अगर कॉन्जुगेट सिस्टम मिल रहा है, वो कंप्लीट रिंग के अंदर मिल रहा है, तो वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो कंप्लीट रिंग के अंदर डीलोकलाइज्ड होंगे। क्लियर है? अगर हम बात करें कहीं पे कॉन्जुगेट सिस्टम टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके के, जैसे आपके पास ऐसी कंडीशन हो। अब इसके बारे में बात करें, साइक्लोपेंटाडाइइन की बात करें, तो यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे आपका कॉन्जुगेट सिस्टम है वो ब्रेक हो जाता है। क्लियर है? तो इस कंपाउंड में हम बोल सकते हैं कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो कंप्लीट रिंग के अंदर डीलोकलाइज्ड नहीं हो सकते। अगर यहाँ पे हम नेगेटिव चार्ज दे दें या फिर एक पॉजिटिव चार्ज शो कर दें, तब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स है कंप्लीट रिंग के अंदर डीलोकलाइज्ड हो जाएंगे। क्लियर? अब वो किस तरीके का कंपाउंड हो, क्या वो इन तीनों रूल्स को फॉलो कर रहा है, तो एरोमेटिक कंपाउंड है। अदरवाइज हम ये कहें, नेक्स्ट भी रूल आता है एंटी एरोमेटिक के लिए या नॉन एरोमेटिक के लिए। तो एरोमेटिक के जस्ट बाद हम डिस्कस करेंगे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की कुछ एग्जांपल्स होने के बाद में। क्लियर है? तो इन तीनों रूल्स को एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कुछ एग्जांपल देख लीजिए। सबसे पहले हमने बेंजीन का एग्जांपल देख लिया था और उसके बाद भी कुछ और एग्जांपल्स हैं जो एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ताकि ये टॉपिक जो हमारा है ये एक अच्छा सा स्टडी हो जाए। देखिए बेंजीन क्लियर है, दूसरा देखते हैं। अब इस कंपाउंड को देखिए, एक कैटाइन है, कार्बोकैटाइन आप बोल सकते हैं, कार्बोनाइन। अब यहाँ पे टोटल तीनों जो पॉइंट हमने पढ़े थे हक्कल्स रूल के, इन तीनों पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या ये साइक्लिक कंपाउंड है, एक वलय युक्त कंपाउंड है क्या? बिल्कुल सही है, ये साइक्लिक कंपाउंड है। प्लेनर स्ट्रक्चर है, बिल्कुल प्लेनर स्ट्रक्चर है, एक समतलीय यौगिक है। दूसरा रूल है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है, तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स जब आपको काउंट करने हो तो डबल बॉन्ड के अंदर हम काउंट कर रहे हैं तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। जब आपके पास एक डबल बॉन्ड हो तो टोटल डबल बॉन्ड काउंट कर लीजिए, 1 और 2। कितने डबल बॉन्ड है? 2 डबल बॉन्ड है, तो टोटल आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। प्लस देखिए अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो आप 0 लिखेंगे, यानी कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट नहीं होते हैं। अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो आप यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो काउंट करेंगे, प्लस में 0 लगा देंगे। टोटल कितने होंगे आपके पास? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट रिंग के अंदर डीलोकलाइजेशन होता है या नहीं होता। देखिए कॉन्जुगेट सिस्टम देख लीजिए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। यहाँ पे कॉन्जुगेट सिस्टम आपको मिल जाता है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो डीलोकलाइज होंगे। ठीक है ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड। क्लियर है? तो तीनों रूल्स फॉलो होते हैं क्या? पहला रूल फॉलो हो रहा है, दूसरा रूल फॉलो नहीं हो रहा, तीसरा रूल फॉलो हो रहा है। तो आपके पास तीनों रूल्स हैं वो फॉलो होने चाहिए। तीनों पॉइंट है जो हक्कल्स रूल के, तीनों जो पॉइंट है वो क्या होने चाहिए? फॉलो होने चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। इसलिए हम क्या कहेंगे, ये कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। किस तरीके का है वो बात की बात है, लेकिन अब क्या कहेंगे, ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं हो सकता। क्लियर? अब आपको केवल इतना ध्यान देना है कि एरोमेटिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो केवल उसी पे ही फोकस होना चाहिए। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, इस तरीके का जहां पे हमने पॉजिटिव चार्ज किया था, यानी कि इसको कार्बोकैटाइन बनाया था, अब कार्बोनाइन बना लेते हैं। अब हम बात करते हैं इस कंपाउंड की, कार्बोनाइन की। तो क्या ये कार्बोनाइन एरोमेटिक होगा या नहीं होगा? सबसे पहले बात करें, कंपाउंड साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक कंपाउंड है। क्या ये प्लेनर कंपाउंड है? बिल्कुल प्लेनर कंपाउंड भी है। नेक्स्ट नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स देख लीजिए, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके पास हो गए 4 + 2, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। क्यों? एक नेगेटिव चार्ज का हो गया और 2 आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। क्लियर है? तो टोटल आपके पास हो गए 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और नेक्स्ट हम बात करें डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो देख लेते हैं कॉन्जुगेट सिस्टम है क्या, डबल बॉन्ड, उसके बाद में आपके पास सिंगल बॉन्ड, फिर आपके पास डबल बॉन्ड आ जाता है और फिर आपके पास सिंगल बॉन्ड, फिर आपके पास आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तो आपके पास एक कॉन्जुगेट सिस्टम यहाँ पर मिल जाता है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉन्जुगेट सिस्टम भी है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो डीलोकलाइज्ड है। तो यहाँ पे हक्कल्स रूल के तीनों जो पॉइंट हमने देखे थे, डिस्कस किए थे, वो तीनों ही फॉलो कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे ये जो कार्बोनाइन है ये एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। क्लियर है? तो ये क्या है, एक एरोमेटिक होगा। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं थायोफिन की। क्लियर है? या फिर हम बात करें फ्यूरेन की, ठीक है, या फिर हम बात करें पायरोल की बात करें। तो ये जो सारे कंपाउंड्स होते हैं, यहाँ देखिए वन टाइम में आपके पास केवल यहाँ पे आप हाइड्रोजन मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए वन टाइम में आपके पास जो लोन पेयर हैं
आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे 2 और यहाँ पे आप 4 इलेक्ट्रॉन्स काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरीके की जो फिनोमिनन होती है, जो रेजोनेंस जो फिनोमिनन हो रही है, वन टाइम में केवल एक ही लोन पेयर है वो पार्टिसिपेट करता है, केवल एक ही लोन पेयर आपको काउंट करना है। क्लियर है? तो यहाँ पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। कॉन्जुगेट सिस्टम है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है और प्लेनर है। और ये जो सारे कंपाउंड जो हैं, जैसे थायोफिन है, आपके पास फ्यूरेन है, पाइरोल है, ये तीनों कंपाउंड्स एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे। क्लियर? नोट कर लीजिए। ओके डियर, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इसके बाद हम बात करते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड को डिस्कस करने के बाद एंटी एरोमेटिक कंपाउंड पे चलते हैं। क्या होते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में एक छोटा सा रूल ही चेंज होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स को लेकर के, और वो रूल है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो होने चाहिए 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। जहाँ हक्कल्स रूल में हमने डिस्कस किया था कि इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर होनी चाहिए, प्लेनर होना चाहिए कंपाउंड्स, और जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और लास्ट रूल था कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो डीलोकलाइज होने चाहिए। सेम ही रूल रहेंगे, केवल एक ही पॉइंट चेंज होगा। वो पॉइंट कौन सा है कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स वो कितने होने चाहिए? 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट होगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। पहला पॉइंट, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होंगे? यौगिक होगा, वो साइक्लिक होगा और प्लेनर होगा। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। दूसरा पॉइंट है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर थर्ड रूल है पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड इन कंप्लीट रिंग। संपूर्ण वलय के अंदर क्या होना चाहिए? पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। ये 3 रूल्स है वो फॉलो होने चाहिए। जैसे हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था एरोमेटिक कंपाउंड में जो एरोमेटिक नहीं था, जैसे ये वाला एग्जांपल, एक कार्ब केटाइन का एग्जांपल था, जिसमें आपके पास स्ट्रक्चर्स मिली थी। वो क्या मिली थी? साइक्लिक स्ट्रक्चर थी, ठीक है ना, साइक्लिक कंपाउंड था, प्लेनर था। नेक्स्ट नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, उसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिले थे, और पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो कंप्लीट रिंग के अंदर डीलोकलाइज्ड भी थे। एक कॉन्जुगेट सिस्टम भी आपको मिला था, आप इसे देख सकते हैं। क्लियर? तो ये कंपाउंड जो है वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के रूल को फॉलो कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे? ये कंपाउंड हो जाएगा आपके पास एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर? एक और एग्जाम्पल्स देख लीजिए। अगर आपके पास क्या हो, एक कार्बेनाइन हो, साइक्लो प्रोपिन से अगर हम बनाएं कार्बेनाइन, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अगर हम पॉजिटिव कर दें, कार्बोकेटाइन बना दें तो एरोमेटिक बन जाएगा, लेकिन कार्बेनाइन हो तब की बात करें तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, और डीलोकलाइजेशन कंप्लीट रिंग में पॉसिबल है। तो ये कंपाउंड भी क्या होगा? एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। इज क्लियर? तो ये होगा आपका टॉपिक एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, और उसके बाद में स्टार्ट होता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। एक छोटी सी बात होगी, क्या होगा? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्या होते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड? जो कंपाउंड एरोमेटिक भी ना हो और एंटी एरोमेटिक भी ना हो। क्लियर है? आपको देख लेना है कि कोई कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है एरोमेटिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं। एरोमेटिक कंपाउंड अगर आपके पास देखें कि अगर वो आपके पास एरोमेटिक है तो आप एरोमेटिक पे क्लिक कर देंगे, अगर वो एंटी एरोमेटिक है तो आप एंटी एरोमेटिक देखें। ना तो एरोमेटिक मिल रहा हो आपको, न ही एंटी एरोमेटिक मिल रहा हो, तब उस कंडीशन में आप क्या बोलेंगे कि वो कंपाउंड क्या होगा? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर है? तो 3 टॉपिक आपके पास यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम है, वो आगे नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो लेक्चर को देखने के लिए। थैंक यू।